हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था और मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, कल वाले सेशन को रिवाइज कर देता हूँ। V इज प्रोपोर्शनल टू I था, हमने प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटाया था तो क्या लगाया था R, जिसको हम क्या होता है V इक्वल टू RI। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। वही हम सेकंड इसी से फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, R इज इक्वल टू V अपॉन में I, और इसी से फॉर्मूला क्या बना सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन में R। इसका मतलब क्या है, जब हमें R और I गिवन होगा तो हम V निकाल सकते हैं, V और I गिवन होगा तो R निकाल सकते हैं, या फिर V और R गिवन होगा तो I निकाल सकते हैं। SI यूनिट मैंने आपको बता दी थी कि SI यूनिट क्या होती है, R की ओम, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं ओम। जो SI मात्रक होता है रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का, उसे हम क्या बोलते हैं ओम। यहाँ पर आप याद रखना कि जो भी हमने कांस्टेंट लगाया है R एक स्थिरांक है जिसे हम क्या बोलते हैं प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस इज सच ए प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की, किसी चालक की, एक ऐसी गुण होता है चालक का जिसके द्वारा वो क्या करता है, अपने अंदर से प्रवाहित होने वाले विद्युत की धारा को अपोज करता है, मतलब उसका क्या करता है, विरोध करता है। सिंपल प्रतिरोध का मतलब यही है, रेजिस्टेंस का मतलब यही है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर की जिसके थ्रू वो क्या करे कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोके, उस फ्लो का अपोज करे, उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस बोलेंगे। रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में प्रेजेंट होता है, लेकिन वहां पर वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी की तरह वर्क करेगा। हर एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती ही है। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सिंपली हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गुड कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देगा। मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका जो सॉलिड स्टेट है वो हमेशा क्या होगा, सॉलिड होगा। उसकी जो हम क्या बोल सकते हैं, भौतिक रूप जो है उसका वो हमेशा क्या होगा, भौतिक स्तर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमेशा ठोस होगा। तो इसी तरीके से भौतिक अवस्था जो होगी उसकी वो ठोस होगी। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, ये केवल एक गुण है जिसके द्वारा कोई भी चालक अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, उसका विरोध करता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके थे। अब आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेजिस्टेंस जो होगा हमारा वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम उन चीजों की बात करें तो जैसे लेंथ हो सकती है कंडक्टर की, अगर मैं लेंथ बढ़ाऊंगा तो वो क्या करेगा, अगर मैं कंडक्टर की लेंथ बढ़ाऊंगा तो उसका रेजिस्टेंस कैसे होगा। ठीक है, यही अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी, और इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता होती क्या है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो सिंपली स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसका मतलब यहाँ पर क्या है। देखो ओम्स लॉ हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है। तो अब ये भी चीज आती है कि ये प्रॉपर्टी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, मान लो कि ये एक मार्कर है और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इसमें रेजिस्टेंस होगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। इस कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो इस कंडक्टर में मैं ऐसा क्या करूं कि इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर ये कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है, चालक का प्रतिरोध होता है, वो निर्भर करता है। उन्हीं फैक्टर्स की बात करते हैं। जो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई।
अगर मैं लेंथ ऑफ कंडक्टर की बात करता हूं तो रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर का वो लेंथ ऑफ जो रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर का वो चालक की लंबाई के मतलब कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखते हैं क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R जो है रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध वो लंबाई के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा R इज प्रोपोर्शनल टू L और उसको क्या दे दी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में बोल रहा हूं एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। यहां पर हम लिख देंगे हिंदी में चालक का क्षेत्रफल। अब चालक का क्षेत्रफल किस तरीके से, चालक के क्षेत्रफल पर किस तरीके से प्रतिरोध निर्भर करता है, तो हम यहां पर लिखते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। क्या बोला मैंने यहां पर कि जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। पहले पॉइंट में हमने ये बोला कि अगर इस मार्कर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, मैं मार्कर एक सिंपल ले रहा हूं, ठीक है, कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि ये मार्कर जो है वो कंडक्टर नहीं है, ये बैड कंडक्टर है। तो अगर मैं इसकी जगह कोई आयरन की रॉड लेता हूं, उसका रेजिस्टेंस देखता हूं, ठीक है, तो उसके रेजिस्टेंस से अगर मैं कंपेयर करूं तो इसमें क्या हो रहा है R इज प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब L को अगर मैं बढ़ाता हूं, मतलब इसकी लंबाई को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि अगर एक साइड को मैं बढ़ाऊंगा तो दूसरी साइड बढ़ेगी। इसी तरीके से मैं अगर लेंथ को बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध इसका अपने आप बढ़ेगा। सेकंड देखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो चालक का क्षेत्रफल मतलब मैं इसकी गोलाई या फिर इसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा बढ़ाते जाऊंगा इसके जो प्रतिरोध है उतना ही ज्यादा कम होता जाएगा। क्लियर है, तो इसके क्या होता है विक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर दोनों फैक्टर्स हमें समझ में आए। पहला फैक्टर हमने क्या बोला कि जो लेंथ होती है कंडक्टर की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। वहीं अगर हम बात करें चालक के क्षेत्रफल की तो चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। दोनों हमें पॉइंट्स मिल गए। तीसरा पॉइंट क्या होता है टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट हमने क्या बोला यहाँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर जिसे मैं क्या बोल रहा हूं तापमान। टेम्परेचर का क्या होगा, तो टेम्परेचर सिंपल सी बात है, अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर मैं बढ़ाता हूं, किसी चालक का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उसका प्रतिरोध भी वहां पर बढ़ेगा। इसका मतलब R इज प्रोपोर्शनल टू T। ऐसा हमने क्या है R इज प्रोपोर्शनल टू T, मतलब प्रतिरोध जो होता है वो तापमान मतलब चालक के तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी का मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है R इज प्रोपोर्शनल टू T, मतलब अगर टेम्परेचर को मैं बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस जो है वो अपने आप बढ़ेगा। ये तीनों पॉइंट्स हमने देख लिए। थर्ड वाला पॉइंट हमने यहाँ पे अभी किसी काम का नहीं है तो मैं थर्ड वाले को हटा देता हूँ। दोनों पॉइंट्स लिखने के बाद मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ जरूर लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। R अनुक्रमानुपाती है L के और व्युत्क्रमानुपाती है A के, तो मैंने ऐसा लिख दिया, दोनों को क्या कर दिया कंबाइन कर दिया। इसके बाद आपको पता है कि जहां पर भी प्रोपोर्शनल का अनुक्रमानुपाती का साइन लगा होता है इसको हम क्या करते हैं चेंज करते हैं किसमें इक्वल टू में, और वहां पर हमें क्या लगाना पड़ता है कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहां पर मैं जो कांस्टेंट लगा रहा हूं वो है रो। ठीक है, इसको बोला जाता है रो, RHO रो। ठीक है, रो L अपॉन में A। यहां पे रो की डेफिनेशन दे दो, रो इज अ कांस्टेंट which is known as resistivity of conductor। क्या बोला मैंने, रो इज
अगर रो एक स्थिरांक है जिसे हम चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं रो की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो a इधर चला जाएगा और l अपॉन में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ r इंटू a अपॉन में l। यही रो का फॉर्मूला होता है। आया समझ में? तो ये क्या हो गया हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं प्रतिरोधकता हमने निकाल ली। प्रतिरोधकता हमने यहाँ पर निकाल ली, लेकिन इसका SI मात्रक क्या होगा? आपके बहुत बार पूछा गया है प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, और उसमें कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं। बच्चे हर बार इसको लिखकर भी मतलब सब जानते हुए भी गलत कराते हैं। मैं आपको इसको निकाल के बताता हूँ कैसे हम निकालते हैं, ठीक है? देखो इसका फॉर्मूला क्या है, rho इज इक्वल टू r a अपॉन में l। तो मैं इसकी SI यूनिट निकालता हूँ, तो rho इज इक्वल टू r रेजिस्टेंस से प्रतिरोध है, इसकी SI यूनिट क्या होती है? तो हमें पता है ओम होती है, मल्टीप्लाई a एरिया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की SI मात्रक क्या होता है? तो मुझे याद करना पड़ेगा क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई इनटू चौड़ाई। तो लंबाई को हम मेजर करते हैं मीटर में, चौड़ाई को मेजर करते हैं मीटर में। तो इसलिए इन दोनों का जो अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर स्क्वायर। और हमेशा हमने देखा है कि जब भी क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो वो किस में आता है? मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में। फिजिक्स में हम सेंटीमीटर जैसी छोटी इकाई नहीं लेते हैं, इसलिए हम क्या लेते हैं यहाँ पर? मीटर। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? मीटर स्क्वायर। अब हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं मीटर में मेजर करते हैं। मीटर से मीटर कैंसिल, ठीक है? क्या बचा यहाँ पर? रो इज इक्वल टू ओम इनटू मीटर। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इनटू मीटर, ठीक है? प्रतिरोधकता की जो SI मात्रक होता है वो ओम गुणित मीटर होता है, ठीक है? आई होप इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ का पूरा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है? अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में वो होगा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स ने, मैं अभी बेसिक सा इंट्रोडक्शन उसका दे देता हूँ। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे, ठीक है? अगर हम बात कर रहे हैं किरचॉफ्स की, तो किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे, और ऐसा हम बोल सकते हैं कि बहुत सॉलिड लॉ थे वो दोनों नियम की। अगर हम बात करते हैं तो बहुत उपयोग में लिए जाते हैं आज भी। अगर हम पावर हाउसेस की बात करते हैं जहाँ से बिजली सप्लाई होती है, या फिर हम अपने घर के आसपास जो कनेक्शंस देखते हैं वो सब किस पर डिपेंडेंट है? किरचॉफ के नियम पर डिपेंडेंट है। दो लॉ जो उन्होंने दिए थे, पहला लॉ है किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा जो है वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है? ये दो लॉ उन्होंने दिए थे, एक बेस्ड था करंट पर और दूसरा था वोल्टेज पर। कल हम दोनों की थ्योरीज देखेंगे, दोनों को किस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया था। बहुत इजी लॉ है, तो कल का वीडियो मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। थैंक यू।